हाय गाइस। तो इस टॉपिक में हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मॉडल को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आपको एआई के साथ काम करना बड़ा इजी पड़ जाता है। लेकिन हमें इसके लिए उसकी इंटरनल डिटेलिंग को एक बेसिक लेवल पे समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर जैसे ना हम कोई ट्रेडिशनल एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो ये कैसे काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो। ठीक है, इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आप कुछ टाइप करते हो, जैसे कि आपको शूज़ बाय करने। ठीक है, तो वो जो रिक्वेस्ट है ना, वो रिक्वेस्ट जाती है हमारे पास एक एप्लीकेशन के कोड के पास। ठीक है, बेसिक लेवल पे। और यहाँ पर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, और ये कोड जो है ना, ये कोड कनेक्ट करता है हमारा एक डेटाबेस को। और इस डेटाबेस पे ये सर्च होके आता है कि भाई यहाँ पर कोई शूज़ रखा हुआ भी है या नहीं रखा हुआ है। अब उनके पास मतलब ये क्वांटिटी है भी या नहीं है, और अगर है तो वो रिटर्न कर देता है हमारे पास, और आपकी स्क्रीन पे वो शूज़ दिख जाता है या कपड़े या कोई भी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये जो डेटाबेस हमारे पास रखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सारा इन्फॉर्मेशन हमारा इसके पास रखा हुआ है। तो यहीं से हम सब चीज़ निकाल के यूज़र को दिखाते रहते हैं। लेकिन ना, इस तरह से हमारा मॉडल वर्क नहीं करता, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब कि जिसको हम एलएलएम बोलते हैं। तो एलएलएम को अगर हम एक बेसिक लेवल पे देखें, तो एलएलएम कैसे काम करता है कि यहाँ पर ना हमारे पास काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं। इनको हम न्यूरॉन्स बोलेंगे। ठीक है, इन न्यूरॉन्स पे ही हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये याद रखना, ये जो न्यूरॉन्स है, इनमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होती। जैसे कि मैं सिंपल सा बोलता हूँ, लाइफ इज़ ऑसम। अगर मैं एलएलएम को ये स्ट्रिंग भेजता हूँ कि लाइफ इज़ ऑसम, मैं उसे ये लाइन भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने उसे भेजा, तो लाइफ यहाँ पर ना एक नंबर के फॉर्मेट में, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, जस्ट 0.1234 ऐसे करके, इस तरह से इन नंबर्स के फॉर्मेट पे यहाँ पर स्टोर हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, लाइफ को यहाँ पर, ठीक है, लाइफ को इस न्यूरॉन में ऐसे 0.001 ऐसे नंबर पे स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड स्टोर नहीं है, नंबर से स्टोर है। दूसरी चीज़ ये है कि इन न्यूरॉन्स के ना आपस में कनेक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये कनेक्शन जो होते हैं, जैसे किसी भी तरह से यहाँ पर एक कनेक्शन बने हुए हैं, ये एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है। तो इस लेयर का इसके साथ कनेक्शन बना हुआ है, फिर इस लेयर का आपस में ऐसे कनेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो कनेक्शन बने हुए हैं, ये कनेक्शन जो बने होते हैं, इनको बोलते हैं हम वेट्स। क्या बोलते हैं? वेट्स। और ये वेट जो होते हैं ना, ये भी नंबर के फॉर्मेट में होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस न्यूरॉन के साथ जो वेट है वो 0.9 है, और इस न्यूरॉन का इस न्यूरॉन के साथ जो वेट है वो 0.001 है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो वेट है ना, ये वेट का जो कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा नंबर रखा हुआ है, तो ये वीक है। और ये वाला जो नंबर है, ये 0.9 में है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो इसके कंपैरिजन में ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये कनेक्शन वीक है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जैसे हम किसी मॉडल को डिसाइड करते हैं कि वो मॉडल कितना बेटर होगा, वो बेटर इस टर्म में होता है कि वहाँ पर ना ये वेट, ये जो कनेक्शन है, ये कितने सारे हैं। तो इन सब कनेक्शन को हम जब टोटल जोड़ते हैं, तो हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर, ये पैरामीटर क्या होता है? वेट प्लस बाइसेस। यहाँ पर हम ये जो वेट होता है, ये वेट को कैलकुलेट करते हैं, टोटल कितने वेट हैं, और इन्हीं वेट पे ये पैरामीटर जो हमारे पास नंबर होता है, ये आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं मॉडल के हमारे 7 बिलियन पैरामीटर हैं, तो 7 बिलियन पैरामीटर मतलब यहाँ पर 7 बिलियन वेट है हमारे पास टोटल। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये जो मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और ये इस इंफॉर्मेशन के थ्रू इस इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, तो ये ऐसे क्यों है? देखो, जब हम ना कुछ भी चीज़ पूछते हैं मॉडल से, कुछ भी चीज़ पूछते हैं कि हाउ आर यू, ऐसे करके कुछ भी, तो वो ना ये डिसाइड करने की कोशिश करता है कि जो इनपुट उसके पास आया है, जो यूज़र ने उसको एक इनपुट भेजा है, ये इनपुट के लिए नेक्स्ट टोकन क्या होगा? नेक्स्ट टोकन मतलब नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? ठीक है? टोकन वर्ड का मीनिंग अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। आप ये समझो, जैसे कि मैंने उसे बोला हाउ आर यू, तो जैसे मैंने उसको हाउ आर यू पूछा, तो उसने हाउ आर यू के आगे क्या आएगा, ये, जैसे कि यहाँ पर हाउ आर यू, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई, यहाँ पर मान लो आई लिखा हुआ है, तो आई के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एम, यहाँ पर लिखा हुआ है इज, यहाँ पर लिखा हुआ है आर। ठीक है, नंबर के फॉर्मेट में।
तो वो देखेगा इसका जो वेटेज है आई के बाद, ये एम का, ये यहाँ पर आ रहा है 0.1, ये आई के बाद इज का आ रहा है 0.00009, मतलब कि आई के बाद इज नहीं आता है, आई के बाद आर भी नहीं आता है, तो ये जो कनेक्शन बनेगा ये भी 0.000 समथिंग बहुत वीक कनेक्शन होगा, और ये वाला जो कनेक्शन होगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, क्योंकि आई के बाद जनरली एम आता है। तो जो मॉडल है ना, मॉडल हमेशा क्या कर रहा है, एक नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर रहा है बस। मैं उसका बस इतना काम है कि जो भी पूछा गया है उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, ठीक है। तो एक किस्म से मैं मॉडल को बोल सकता हूँ ये एक ऑटो कंप्लीट सिस्टम है। ऑटो कंप्लीट मतलब ये बस जो मैं पूछ रहा हूँ उसके आगे नेक्स्ट क्या आएगा सिर्फ उसको कंप्लीट कर रहा है, तो एक ऑटो कंप्लीट है, ठीक है। भले ही यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत हाई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, उनके आपस में बहुत सारे कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शन के थ्रू इंफॉर्मेशन बार बार होके प्रोसेस हो रही है। तो उसके बाद लेकिन एंड में ये याद रखना वो एक ऑटो कंप्लीट फीचर ही की तरह ही काम कर रहा है, मतलब कि वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहा है। ये वो कैसे करता है ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें जो ये वेट्स के जो कनेक्शन बने हुए हैं, ये कनेक्शन ना अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एक डेंस न्यूरल नेटवर्क होता है, एक मैट्रिक्स न्यूरल नेटवर्क होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऐसे मल्टीपल टाइप के होते हैं जिनके बेसिस पे कनेक्शन डिसाइड होते हैं। और ये कनेक्शन फिक्स नहीं होते, ये कनेक्शन जैसे जैसे हम मॉडल को इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं ये कनेक्शन ब्रेक भी होते जाते हैं और नए कनेक्शन बनते भी जाते हैं। जैसे जैसे उसे मॉडल को खुद पता लगता है कि ये वाला कनेक्शन, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन उसने रखी हुई है ये गलत है, तो वो उस कनेक्शन को ब्रेक कर देता है और सही इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक कर देता है। तो ये डिसाइड होता है कि मॉडल को हम कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं करेक्ट वे में, और उसको कितना करेक्ट वे में हम उसको बता रहे हैं कि आउटपुट क्या है। तो इस तरह से मॉडल की ट्रेनिंग चलती है। क्या चलती है? ट्रेनिंग, ठीक है। जब वो ट्रेंड हो जाता है तो उसको वो लाइव कर देते हैं, लाइव करने के बाद रियल लाइफ में वो यूज़ होने लग जाता है। तो ये एक्चुअली में मॉडल इस तरह का होता है। तो यहाँ पर अगर आप ना इस ट्रेडिशनल एप्लीकेशन से, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट अमेजन का यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इससे मॉडल को अगर कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ पर देखोगे मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, मतलब कोई ऐसे स्टैटिक डेटाबेस टाइप का नहीं रखा हुआ है, कोई डेटाबेस से इंफॉर्मेशन उठ के नहीं आ रही है। यहाँ पे जो डेटा है ना, यही एक इनपुट है मॉडल के लिए। क्योंकि डेटा क्या है, मैं मॉडल को बता रहा हूँ कि यार तुम्हें ऐसा करना है, इस तरह से कोड लिखना है, और मॉडल क्या कर रहा है, ये जो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन है इसके बेस पे वो डिसाइड कर रहा है कि इस डेटा का उसे करना क्या है, इस डेटा का नेक्स्ट टोकन क्या आएगा, ठीक है। तो मॉडल हमारा जनरली इस तरह से काम करता है। तो एक्चुअल में ये मॉडल डिसाइड कैसे होता है ये हम अभी देखेंगे, ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, और ये नंबर्स कहाँ से जनरेट होते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, पर हम तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ पूछ रहे हैं, तो ये कैसे होता है। तो देखो, जैसे कि हमने इनपुट में उसको दिया सिंपल सी लाइन, जैसे हम उसको देते हैं लाइफ इज़ ऑसम, ठीक है? हम उसे ये लाइन देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है ना, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है टोकनाइज़ेशन का। क्या होता है? टोकनाइज़ेशन। टोकनाइज़ेशन। टोकनाइज़ेशन में क्या होता है? ये जो इंग्लिश वर्ड हैं, इनको छोटे-छोटे टोकन में तोड़ा जाता है। जैसे कि मैं टोकन बना दूँगा इसका लाइफ इज़, और ऑसम बहुत बड़ा है तो मैं बना दूँगा एक टोकन अ का और एक टोकन सम का। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं छोटे-छोटे टोकन क्यों बना रहा हूँ? मतलब ये वर्ड ही हैं लेकिन इनको छोटे-छोटे फॉर्म में तोड़ रहा हूँ, तो मैं इनको टोकन बोल देता हूँ, ठीक है? और इसी स्टेप को मैं टोकनाइज़ेशन बोल देता हूँ। अब मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अगर मान लो एलएलएम टोकनाइज़ेशन ना करे, तो टोकनाइज़ेशन के अलावा क्या होगा? जैसे कि मैं बोलता हूँ एक वर्ड है प्लेइंग और एक वर्ड है स्विमिंग, ठीक है? तो प्लेइंग बना है प्ले प्लस आईएनजी, स्विमिंग बना है स्विम प्लस आईएनजी। तो अगर ये प्लेइंग को डायरेक्टली स्टोर करता है और स्विमिंग को डायरेक्टली स्टोर करता है, तो आईएनजी आईएनजी यहाँ पर अलग-अलग स्टोर हो रहा है, मतलब आईएनजी को 2 बार रखा जा रहा है। पर अगर ये प्ले को तोड़ दे और आईएनजी को तोड़ दे, स्विम को तोड़ दे, आईएनजी को तोड़ दे, तो प्ले, स्विम और आईएनजी मेरे पास सिर्फ 3 ही टोकन बनेंगे। मेरे को चौथे टोकन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टोकन रीयूज़ हो सकता है। तो इसी वजह से लैंग्वेज अपने में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ही है, हिंदी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जब वो कॉम्प्लेक्स होती है तो उसको रीयूज़ करने के लिए, क्योंकि उसमें टोकन्स बहुत सारे हैं, उसमें वर्ड के कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, तो उन कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए टोकनाइज़ेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है टोकनाइज़ेशन का। सेकंड स्टेप हमारा होता है एम्बेडिंग का। एम्बेडिंग के स्टेप में क्या होता है? एम्बेडिंग के स्टेप में इन जो ये जो टोकन बने हैं, इन टोकन को कोई नंबर दिया जाता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लाइक लाइफ को दे दिया 0.0123 ऐसे करके। इसको दे दिया 0.5398 ऐसे करके, ठीक है?
इसी तरह से ऑ को दे दिया -0.5382, ठीक है? और सम को दे दिया -0.3289, ठीक है? तो ये हो गया एम्बेडिंग स्टेप। पहले टोकनाइजेशन करा, टोकनाइजेशन के बाद छोटे-छोटे उनको टोकन में तोड़ा गया, उसके बाद उसको एम्बेडिंग किया गया। एम्बेडिंग मतलब उनको वर्ड दिया गया। अब एम्बेडिंग करने का क्या होता है? एम्बेडिंग करने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर स्टेप में ये जो नंबर है, यही नंबर मेरा फर्स्ट स्टेप बन जाता है मेरे मॉडल का। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले उसमें कि हमारा मॉडल इस तरह से न्यूरॉन्स और वेट्स पे काम करता है। तो ये जो नंबर है, यही नंबर मेरा फर्स्ट स्टेप बन जाता है और यही स्टेप अब मेरे नेक्स्ट लेयर से कनेक्ट होता है, जो ये वेट्स हैं इनके बेसिस पे। अब जैसे लाइफ इज ऑसम, तो इसके बाद क्या आएगा? वो इन वेट्स के थ्रू, ये जो वेट्स हैं इसके थ्रू डिसाइड होता है कि नेक्स्ट टोकन मेरा कौन सा होगा। और ये डीप लर्निंग में ये जो टोकन की लेयर्स होती है ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो एक डेटा जैसे कोई एक एक इनपुट दिया गया जैसे लाइफ इज ऑसम, ये बार बार इस पे जाता है, इसकी लेयर से गुजरता है, फिर उसके बाद दोबारा से इसको प्रोसेस किया जाता है इसी प्रोसेस में, ठीक है? और एक एक्चुअल में आउटपुट जनरेट करने के लिए। अब ये हो कैसे रहा है देखो, जैसे लाइफ इज ऑसम हमने उसे दिया, ये पहला पहला स्टेप है। पहली लेयर में ना केवल इसका ना वो मीनिंग बनाने का ट्राई कर रहा है, ये मीनिंग क्या है? इस इन जो ये छोटे-छोटे टोकन बने इनका मीनिंग क्या है? मीनिंग के बाद वो नेक्स्ट लेयर में डिसाइड कर रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट के बाद वो डिसाइड कर रहा है इन टोकन्स का आपस में रिलेशन क्या है? तो वो एक्चुअल में एक प्रॉपर जैसे ह्यूमंस का आउटपुट आता है, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछूं एक ह्यूमन आउटपुट करता है, उसी तरह से आउटपुट जनरेट करने के लिए इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की ट्राई करता है और अंडरस्टैंड करने के बाद ही वो एक आउटपुट जनरेट करने का ट्राई करता है। अब ये स्टेप जरूरी क्यों है? देखो ये स्टेप जरूरी बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, एप्पल लॉन्च अ न्यू आईफोन। अगर मैं ये लाइन बोलता हूँ, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि एप्पल जो है ना ये कंपनी है। ये एप्पल सेब नहीं है जो खाने वाला है, राइट? ये एक कंपनी का नाम है। तो ये उसको कैसे पता लगेगा? ये उसको तभी पता लगेगा जब ना वो इस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग डिसाइड कर सकता है कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है इसका। तो यही डीप लर्निंग की मल्टीपल लेयर्स में होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ना ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने बोला कि एप्पल है, तो पहले वो एप्पल को समझेगा, फिर उसके बाद ये लॉन्च इसको समझेगा, फिर ए को समझेगा। नहीं, ये सारे वर्ड जो है, ये सारे टोकन्स जो हैं, ये एक साथ इस लेयर पे जाते हैं और फिर एक साथ मतलब ये प्रोसेसिंग एक साथ हो रही होती है। ये सारे टोकन्स फिर अगली लेयर में जाएँगे, फिर अगली लेयर में जाएँगे और हर एक लेयर में इनका कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होगा। उस रिस्पॉन्स के बेस पे नेक्स्ट टोकन पे उसकी प्रोसेसिंग नेक्स्ट स्टेप पे उसकी अलग प्रोसेसिंग हो रही होगी। तो इस बेसिस पे मेरा आउटपुट जनरेट होता है। तो जब स्टार्टिंग मॉडल बनता है ना, स्टार्टिंग मॉडल बिल्कुल बेस मॉडल, तो बेस मॉडल में हमारे पास सिर्फ ये न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के बाद उनके वेट्स होते हैं। मैंने बहुत सारे वेट्स बना रखे हैं, ठीक है? अब ये जो वेट्स बना रखे हैं ना, इन पे मतलब अभी कोई कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कुछ इनपुट देता हूँ और इनपुट के बेस पे ना कुछ ही आउटपुट जनरेट करता है। और मैं यहाँ पर ना एक इंसान को भी बिठा देता हूँ। इस इंसान को बोलता हूँ कि तू यार ये ना आउटपुट देखता रहियो, ये मॉडल ने आउटपुट क्या जनरेट करा। अगर मॉडल कुछ आउटपुट जनरेट करता है और वो आउटपुट गलत है, तो ये इंसान ना उसको फीडबैक देता है मॉडल को कि यार तूने ना ये आंसर ना गलत जनरेट करा है, इसका आंसर ये होना चाहिए था। तो एक किस्म से फीडबैक के थ्रू मॉडल को दोबारा से ये जो वेट्स हैं, मॉडल को अपने वेट्स के बारे में पता लगता है कि कई वेट्स उसके गलत बने हुए हैं। तो वो क्या करता है, उन जो गलत वेट्स बने हैं उनको ब्रेक करता है और नए नए वेट्स मतलब नए कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से भी मॉडल की ट्रेनिंग ट्रेनिंग चलती है। अगर कोई ह्यूमन के थ्रू उसको फीडबैक मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं आरएचएफएल, ठीक है? रीइंफोर्समेंट ह्यूमन फीडबैक लर्निंग, ऐसे करके कि एक ह्यूमन उसको ट्रेन कर रहा है। तो मॉडल को पहले एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे मतलब ट्रेन किया जा सकता है। जैसे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि विकिपीडिया, पूरा विकिपीडिया इस मॉडल को दे देता हूँ, राइट? तो विकिपीडिया पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो पहले इस पे ट्रेन होगा। अब मान लो विकिपीडिया के डेटा को कई बार मिस कर दे रहा है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो ये होती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ इंडिया आज़ाद 1947 में हुआ था और ये 1948 आंसर दे रहा है, कहीं मतलब फालतू के रिसोर्स से कहीं से इसने पढ़ लिया। तो फिर उसको ये बताना है कि ये रिसोर्स गलत है, जहाँ से भी तूने पढ़ा है। तो इस तरह से ह्यूमन उसको ट्रेन कर रहा है। तो यहाँ पर ना अब जैसे ये सिर्फ ह्यूमन लर्निंग का बात नहीं है। यहाँ पर जब आप इसके साथ काम करोगे तो आपको भी ये इसी तरह की प्रॉब्लम आती है कि आप मॉडल को मान लो कोई कोडिंग का क्वेश्चन देते हो, किसी तरह का कोई क्वेश्चन देते हो, वो कोई गलती करता है।
वो गलती करता है तो आप उसे बताते हो कि यार ये ना आंसर गलत आया है, ये आंसर इस तरह से ऐसे जनरेट होना चाहिए, राइट? तो आपकी रीजनिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आपके एलएलएम का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है? तो इस वजह से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो उससे इनपुट पूछ रहे हो, आउटपुट उसी के बेस पे आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में भी बोला, ये जो मॉडल है ये कुछ नहीं है, ये एक ऑटो कंप्लीट सिस्टम है। हाँ, ये बोलेंगे कि एडवांस ऑटो कंप्लीट टाइप का है, बट ये आपकी इंटेलिजेंस पे भी, आपकी रीजनिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट कितना बेटर है। और इसी वजह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, इसका जैसे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, तो मैंने बोला कि एक एक प्रॉम्प्ट का टाइप होता है जीरो शॉट। जीरो शॉट में क्या होता है, मैं मॉडल को कुछ इनपुट दे देता हूँ, मैंने एक सवाल दे दिया। अब वो सवाल ना समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है? मैं जैसे बोलता हूँ व्हाट इज़ दिस? मैं एक सवाल पूछता हूँ मॉडल को। तो ये दिस क्या है, ये कौन बताएगा उसे? ठीक है? और मॉडल इसके हिसाब से भी आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है? वो अगर ढंग से ट्रेंड नहीं है तो वो इस पे भी आउटपुट जनरेट करके दे देगा आपको, ये मॉडल कुछ ना कुछ आउटपुट। यहाँ पर जबकि उसे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, जबकि उसे दिस का मीनिंग नहीं पता है, वो फिर भी आउटपुट जनरेट करता है। तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब कि कुछ भी आउटपुट जनरेट करके दे दो, जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे आउटपुट सटीक चाहिए कि जो पूछा जाए उसके बारे में बोला जाए। तो इस हेलुसिनेशन में ना पिछले 5 से साल में मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो अब काफ़ी हद तक हेलुसिनेशन बहुत कम हो गया है। किसी भी मतलब जेमिनी मॉडल में या जीपीटी मॉडल में आप देखोगे, ये हेलुसिनेशन का बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आप व्हाट इज़ दिस पूछोगे तो वो पूछता है कि ये दिस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसको बोलते हैं ज़ीरो शॉट, कि आपने कोई एग्ज़ाम्पल नहीं दिया, बस सीधा उसे क्वेश्चन मार दिया। एक होता है फ्यू शॉट। फ्यू शॉट में क्या होता है, फ्यू शॉट में मैं मॉडल को पूछता हूँ व्हाट इज दिस, और मॉडल को ना कुछ इमेज भी दे देता हूँ, कुछ या पीडीएफ भी दे देता हूँ, मतलब उसे दिस का मीनिंग भी बता रहा हूँ, मैं उसे कुछ एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि ये दिस है क्या चीज। तो इसको फ्यू शॉट बोलते हैं। तो इसमें मॉडल बेटर आंसर कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास कॉन्टेक्स्ट भी है कि किस चीज के बारे में बात करी जा रही है। एक थर्ड होता है जिसमें हम बोलते हैं चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट में क्या होता है कि आप पहले कोई चीज़ पूछते हो, मॉडल आपसे फिर कोई चीज़ पूछता है, फिर आप मॉडल को कुछ बताते हो, फिर वो कुछ और चीज़ पूछता है। तो एक किस्म से कन्वर्सेशन बेस पे हम मॉडल से लगातार बात करते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये सबसे बेटर तरीका होता है। इसी वजह से जो एआई के साथ एक्चुअल में जो बेटर काम करने का तरीका है, वो ये नहीं है कि एआई के साथ बस एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट ढूँढ लो और उस प्रॉम्प्ट से उससे काम कराते रहो। नहीं, एआई के साथ जो बेटर काम करने का तरीका है वो कन्वर्सेशनल मॉडल है, कि आप कन्वर्सेशन में उसको समझते हो कि उसने क्या आउटपुट जनरेट करा, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, फिर आप उसमें गैप ढूँढते हो और उस गैप के बेस पे उसको बताते हो कि क्या चीज़ मिसिंग है। फिर वो उस चीज़ का आंसर लाने की कोशिश करता है। तो इस वे में आपको एक बेटर आउटपुट जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मॉडल एक्चुअल में एक प्रिडिक्शन बेस ही है, वो नेक्स्ट टोकन को बार-बार प्रिडिक्ट कर रहा है। तो जितना बेटर आपका इनपुट होगा, उतना बेटर उसका नेक्स्ट टोकन होगा। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे कि ये मेरा मॉडल है, ठीक है? और मॉडल को यहाँ पर मैं बैठा हूँ और मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है? अब जो मैं इनपुट दे रहा हूँ ना, ये इनपुट जाके एक्चुअल में इस मेमोरी एरिया में जाता है। इस मेमोरी एरिया को मैं बोलता हूँ कॉन्टेक्स्ट विंडो। ये कॉन्टेक्स्ट विंडो ना काफ़ी लिमिटेड मेमोरी एरिया होता है, जैसे कि एक नॉर्मल साइज़ इसका बोलते हैं 128 के टोकन, कि इसके अंदर ना 128 के टोकन ही रह सकते हैं, ठीक है? अब 128 के टोकन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपने ना बहुत सारी पीडीएफ ली, बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स हैं, ठीक है? कोई 5 एमबी की, कोई 10 एमबी की है। अब मैंने एक बार में मॉडल को दे दी और मॉडल को बोला कि रीड इट, ठीक है? ये जो फ़ाइल है, इसी के अंदर मान लो 200 के टोकन है। तो 200 के टोकन डायरेक्टली इसमें नहीं आ सकते, राइट? डायरेक्टली इसमें कैसे आएँगे? यहाँ पर ये 128 के इसका टोटल मेमोरी एरिया है। तो ये क्या करेगा, इस फ़ाइल को ट्रंकेट करेगा और आधी ही फ़ाइल एक टाइम पे इस मेमोरी एरिया में होगी। तो उस टाइम पे जो मेरा मॉडल है, वो एक्चुअल में इस कॉन्टेक्स्ट विंडो से सब कुछ पढ़ रहा है। तो यहाँ पर उसके पास ना पार्शियल इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे टोकन तो आए ही नहीं, ठीक है? जब सारे टोकन नहीं आए तो उसने पार्शियल इन्फॉर्मेशन को पढ़ा। जब उसने पार्शियल इन्फॉर्मेशन को पढ़ा पढ़ा तो उसका आउटपुट गलत जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, राइट? क्या पता उसने जिस डेटा को ट्रंकेट करा है, आंसर वहीं पे ही था, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं रैग। इसको बोलते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसमें हम यही करते हैं, मान लो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड है, तो हम एआई से बेटर काम करने के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट विंडो का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए, ये जो फाइल्स होती है इनको छोटे-छोटे चंक्स में तोड़ देते हैं और ये चंक से ही हम धीरे-धीरे छोटे-छोटे फॉर्म में डेटा इसको देते हैं। तो रैग का कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पर
ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो जैसे हमारी कंप्यूटर की रैम होती है, राइट? रैम लिमिटेड होती है, तो रैम का हम बेटर यूटिलाइज़ेशन करने का ट्राई करते हैं कि उसमें कितना स्पेस रहे, मतलब कितनी एप्लीकेशन एक बार में लोड हो रही है, कितना डेटा एक बार में जा रहा है। आप एक बार में बहुत सारा नहीं दे सकते। जैसे आप बोलोगे कि बहुत सारे मॉडल होते हैं, राइट? आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर में उसको नहीं चला सकते 8 जीबी रैम में। क्यों? क्योंकि वो मॉडल का साइज़ ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि एक बार में लोड नहीं होगा पूरा का पूरा मॉडल। तो इस वजह से रैम का बेटर यूटिलाइज़ेशन सेम वे में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो का बेटर यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में काम करते हो तो वहाँ पर इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहीं पे रैक का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, जैसे कर्सर एक बहुत अच्छा टूल है, जो अभी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हम वहाँ पर स्किल्स फाइल जनरेशन बहुत कुछ, मतलब जैसे पूरी एप्लीकेशन को लोड करके वहाँ पे कर्सर को बोल सकते हैं कि ये चीज़ को चेक करो, वो अपने आप करता रहता है। बैक एंड में वो एक्चुअल में एआई से इंटरैक्ट करता रहता है। लेकिन बैक एंड में कर्सर भी रैग यूज़ कर रहा है। वो आपने जो उसे पूरा एप्लीकेशन का कोड दे रखा है, चाहे उसका साइज़ कितना भी ज़्यादा है, चाहे कोई नॉलेज बेस है, उसका साइज़ कितना भी ज़्यादा है, तो उस रैग पाइपलाइन इंटरनली बना रहा है और उस रैग पाइपलाइन के थ्रू ही वो इस कॉन्टेक्स्ट विंडो का बेटर यूटिलाइज़ेशन कर रहा है, ठीक है? तो इसी वजह से जभी भी हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है